हेलो एवरीवन, वेलकम टू सॉल्यूशन। अब आज हम क्लास 11th वुवन वर्ड्स इंग्लिश की जो बुक है उसके फर्स्ट ऐसे जो कि माई वॉच है, मार्क ट्वेन ने इसे लिखा है। मार्क ट्वेन का ओरिजिनल नेम सैमुअल क्लेमेंस है। इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। इसकी जो एक्सप्लेनेशन है हम वो ऑलरेडी कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा क्लास 11th का, तो वहाँ पर आप जाकर फॉलो कर सकते हैं उस प्लेलिस्ट को। उसमें आपको सभी जितने भी चैप्टर्स हैं या फिर पोएम्स हैं उनके क्वेश्चन आंसर, उनकी एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। उसके अलावा टेलीग्राम पर भी आप फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेंगी। तो इसके क्वेश्चन आंसर्स की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ द वॉच टू द ऑथर। तो हमारे ऑथर के लिए उस घड़ी का क्या महत्व था, क्या इम्पोर्टेंस थी। सो द वॉच हैड अ ग्रेट इम्पोर्टेंस इन ऑथर्स लाइफ। अब ऑथर की लाइफ में एक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती थी ये घड़ी। किस तरह से? इट शोड हिम द करेक्ट टाइम दस कीपिंग हिम पंक्चुअल। अब ये उसे रेगुलर टाइम, करेक्ट टाइम दिखाती थी जिससे कि वो अपने टाइम के लिए पंक्चुअल रहता था। एंड ही हैड इट वर्किंग प्रॉपरली फॉर 18 मंथ्स, सो ही थॉट इट वॉज अ परफेक्ट पीस ऑफ मशीनरी। अब इसने घड़ी खरीदी थी, $200 की घड़ी खरीदी इसने, और 18 महीने तक इस घड़ी ने एकदम परफेक्ट टाइम दिखाया। तो इसे लगा कि ये एक बहुत ही शानदार चीज़ है, एक परफेक्ट पीस ऑफ मशीनरी है, यानी कि मशीनरी का एक परफेक्ट पीस है और ये कभी मुझे गलत टाइम नहीं दिखाएगी। लेकिन एक रात उससे वो गिर जाती है। ही हैड स्टॉन्ड फेथ ऑन हिज जजमेंट एंड इट्स प्रेडिक्शन। अब ये जो घड़ी दिखाती थी, टाइम दिखाती थी, तो इसे ऐसे लगता था कि ये जो भी प्रेडिक्ट कर रही है राइट प्रेडिक्ट कर रही है। इट वर्क परफेक्टली अनटिल देन विदाउट गेनिंग और लूजिंग एनी पार्ट ऑफ इट। अब 18 महीने तक, जब तक ये घड़ी इसकी गिरी नहीं थी तब तक एकदम बढ़िया चल रही थी, ना कुछ इसमें लॉस हुआ ना गेन हुआ, एकदम बराबर चल रही थी। ऑलमोस्ट ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ राइटर डिपेंडेड ऑन हिज वॉच। अब राइटर जो भी काम करता था वो इस घड़ी के टाइम के अकॉर्डिंग ही करता था। जो रेंट वगैरह पे है वो डेट्स इसकी इसके अकॉर्डिंग ही चलती रहती थी। तो ये पूरी तरह से अपनी घड़ी पर डिपेंड करता था। आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमसे पूछा है, व्हाट वर द अटेम्प्ट्स मेड बाय द ऑथर टू गेट हिज वॉच रिपेयर्ड। अब ऑथर की घड़ी ख़राब हुई 18 महीने बाद, तो उसने उसे रिपेयर कराने के लिए क्या क्या अटैम्प्ट किए, क्या क्या काम किए। सो आफ्टर ए पोजेशन ऑफ 18 मंथ्स द ऑथर लेट हिज वॉच रन डाउन। तो 18 महीने बाद एक रात को उसकी घड़ी गिर गई और वो ख़राब हो गई, काम करना बंद कर गई। एंड ऑल इट नीडेड वॉज टू सेट पार्ट्स इन इट्स प्रॉपर प्लेस। अब इसमें कोई ज़्यादा खराबी नहीं आई थी, इसके पार्ट्स अलग हुए थे, तो जो भी करना था इसके पार्ट्स को सही जगह पर लगाना था। बट डिफरेंट वॉच मेकर्स कम्प्लीटली स्पॉइल्ड इट। लेकिन भाई साहब घड़ी वालों को मज़े लेने थे, उन्होंने इसको पूरी तरह से ख़राब कर दिया। 7 घड़ी वालों के पास ये गया और सातों ने अलग अलग इसकी चीज़ें बताई। द फर्स्ट वन क्विकेंड इट, रिजल्टिंग इट लेफ्ट ऑल द वॉचेज ऑफ द टाउन बैक। नाउ इट वॉज 13 days अहेड। अब ये जब पहले घड़ी वाले के पास गया तो वो कहता है ये ना थोड़ी स्लो हो गई है, 4 मिनट पीछे चल रही है। तो वो इसे ऑथर के मना करने के बाद भी इस पर थोड़ा सा थ्रो करता है, और उसका रिज़ल्ट क्या होता है, जल्दी हो जाती है घड़ी और वो धीरे धीरे बाकी टाउन की घड़ियों को पीछे छोड़ देती है, और इतना पीछे छोड़ देती है कि वो घड़ी 13 दिन आगे निकल जाती है। द सेकेंड वॉच मेकर केप्ट इट फॉर अ वीक एंड स्लोड इट डाउन, हाउ एवर टू मच। अब जो दूसरा घड़ी साज है वो इसे कहता है कि आप मेरे पास इसको छोड़ के जाओ। वो एक हफ्ते तक इस घड़ी को रखता है और स्लो कर देता है, और काफ़ी ज़्यादा स्लो कर देता है। देन ही वेंट टू अनदर वन हु केप्ट इट फॉर 3 days। तीसरा इसे 3 दिन के लिए रखता है। देन कपल ऑफ मोर, और भी बाकी घड़ी वालों के पास ये लेकर जाता है। इवन आफ्टर हैविंग स्पेंड थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स, नन ऑफ द वॉच मेकर्स कुड फिक्स द वॉच। लेकिन ये जो $200 की घड़ी खरीद कर लाया, इस पे इसने 2,000 रुपये भी ऊपर लगा दिए, 2,000 से ज़्यादा ही लगा दिए थे। फिर भी कोई भी घड़ी साज इसकी घड़ी को सही नहीं कर सका था। एंड वन ऑफ देम सेड दैट इट्स किंग बोल्ट वॉज ब्रोकन। अब बाकी घड़ी वालों के पास ले गया तो उन्होंने क्या क्या कहा। एक ने कहा कि इसका किंग बोल्ट टूटा है, एक ने कहा दैट द प्रॉब्लम वॉज इन द मेन स्प्रिंग, एंड स्टिल अनदर सेड दैट इट्स क्रिस्टल वॉज बेंड। तो एक कहता है किंग बोल्ट टूटा है, एक कहता है मेन स्प्रिंग में प्रॉब्लम है, एक कहता है इसका क्रिस्टल जो है वो बैंड हो गया है। हाउ एवर द वॉच कुड नॉट बी रिपेयर्ड। लेकिन सभी जितने भी अटैम्प्ट थे वो कर लिए ऑथर ने, लेकिन फिर भी ये कुड नॉट बी रिपेयर्ड, यानी कि रिपेयर नहीं हो सकी। द ऑथर हैड परचेज्ड इट फॉर $200 वाइल ही हैड स्पेंट मोर देन $2,000 टू गेट इट रिपेयर्ड। अब $200 की घड़ी खरीदने के बाद भी
वो ख़राब हुई और उस पर 2,000 से ज़्यादा डॉलर लगाने के बाद भी वो सही नहीं हुई, तो ऑथर इसकी वजह से तंग आ गया था इसकी मरम्मत की वजह से। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज़ वाई डिड द ऑथर फाइनली गिव अप ऑन हिज वॉच। अब पूरी मशक्क़त करने के बाद भी उसने फाइनली गिव अप क्यों किया। सो द ऑथर गोट द वॉच रिपेयर्ड 7 टाइम्स। अब ये भी पूछा जा सकता है कि वो कितनी बार रिपेयरिंग के लिए लेकर गया, तो 7 बार। बाय द एंड ही रियलाइज्ड दैट द वॉच with its original cost being $200 had cost him 2 to 3,000 on repairs itself। अब उसे एंड में रियलाइज़ हुआ कि जो घड़ी है उसकी ओरिजिनल वैल्यू तो भाई $200 है, लेकिन उसने रिपेयरिंग करवाने के चक्कर में ही 2 से 3,000 डॉलर इस पर ठोक दिए। एंड द वॉच वॉज स्टिल माल फंक्शनिंग, और वो घड़ी जो है अभी भी पूरी तरह से काम नहीं कर रही। इट वॉज व्हेन ही रीच्ड the seventh watchmaker and acknowledged the mechanic to be an old acquaintance, a steamboat engineer of other days and not a good engineer। अब इसके बाद वो अगले वाले के पास जाता है, यानी कि जो लास्ट वाला बंदा है उसके पास पहुंचता है, 7th वाले के पास, और देखता है कि ये तो एक काफ़ी पुराना मकैनिक है, एक स्टीम बोट इंजीनियर है, पुराने टाइम का मकैनिक है, और वो अपनी ही तरीके से उसे बता रहा है, वो काफ़ी इसमें ख़ास है नहीं। और आगे क्या होता है, देन ही गिव हिज वर्डिक्ट लाइक ऑल अदर वॉच मेकर्स। अब ये घड़ी साज भी बाकी घड़ी साजों की तरह अपना जो ओपिनियन है वो देता है। दिस टाइम ही प्रिसीव्ड वट हिज अंकल विलियम यूज टू से दैट अ गुड हॉर्स वॉज अ गुड हॉर्स until it had run away once, and that a good watch was a good watch until the repairers got a chance at it। बहुत ही शानदार और इम्पोर्टेंट लाइन है। अब जब ये भी अपना वर्डिक्ट दे देता है वॉच मेकर, तो अंत में उसे अपने विलियम अंकल की याद आती है, उनके एक थॉट की याद आती है कि एक घोड़ा तब तक इतना अच्छा है जब तक कि वो एक दौड़ नहीं लगा लेता, और एक वॉच तब तक अच्छी वॉच है जब तक कि ये रिपेयरर के पास रिपेयर होने के लिए नहीं गई। एक बार ये रिपेयरर के पास पहुंच गई, उसके बाद ये कभी परफेक्ट नहीं हो पाएगी। सो ही फाइनली गिव अप द रिपेयरिंग एंड डिसाइडेड टू लेट द वॉच बी। तो उसने सोचा कि भाई बहुत हो गया, अब मेरे से कुछ नहीं हो रहा, 2-3 हज़ार डॉलर ठोक चुका हूँ ऑलरेडी $200 की घड़ी पे, अब और नहीं ठोकने। तो वो फाइनली उस रिपेयरिंग को रोक देता है, कहता है मैंने रिपेयरिंग करवानी ही नहीं है, और वो उस वॉच को छोड़ देता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज अंकल विलियम्स कमेंट ऑन द टिंकरर्स ऑफ द वर्ल्ड। तो उनके विलियम अंकल हैं, जो ऑथर के विलियम अंकल हैं, उनका जो रिपेयरिंग वालों को लेकर जो कमेंट था वो क्या था, मरम्मत करने वालों को लेकर। सो अंकल विलियम के बारे में जानते हैं। सो अंकल विलियम इज़ नॉट अ कैरेक्टर इन द स्टोरी। एक्चुअल में स्टोरी में ऐसा कोई कैरेक्टर है नहीं। हाउएवर द ऑथर गिव्स अ ग्लिम्स ऑफ हिम। लेकिन ऑथर जो है बस उसका एक ग्लिम्स देते हैं, एक झलक दिखाते हैं कि हाँ इनके अंकल हैं कोई। When the author gave the watch for mending the last time, he reckoned that it was costing him more than the original cost। अब जब लास्ट टाइम यानी कि 7th वाले बंदे को, 7th वाले रिपेयरर को ऑथर अपनी घड़ी जो है रिपेयरिंग के लिए देता है, तब उसे ये चीज़ हिट करती है कि जो उसकी ओरिजिनल प्राइस है वॉच की वो $200 है, और वो ज़्यादा ही खर्च चुका है, इससे बहुत ज़्यादा खर्च चुका है, 10 गुना से भी ज़्यादा। So the verdict of the last watchmaker made him remember what Uncle William used to say, that a good horse was a good horse until it had run away once, and that a good watch was a good watch until the repairers got a chance at it। तो लास्ट वाला जो वॉच मेकर है 7th वाला, उसके वर्डिक्ट के अकॉर्डिंग, यानी कि उसने जो अपना ओपिनियन दिया, उसके बाद उस ऑथर को अपने अंकल विलियम की याद आती है, उनके एक थॉट की याद आती है कि एक घोड़ा तब तक एक अच्छा घोड़ा है जब तक वो एक दौड़ नहीं लगा लेता, और एक घड़ी तब तक अच्छी घड़ी रहेगी जब तक ये रिपेयरर के पास नहीं जा रही। एक बार रिपेयरर के पास गई फिर ये ढंग से ठीक नहीं होने वाली है। सो द ऑथर प्रिसीव्ड व्हाट हिज अंकल हैड नोन विद ऑल हिज नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, एंड ऑल द अनसक्सेसफुल टिंकरर्स इन द वर्ल्ड आर नॉट स्पेशलिस्ट। अब उनके अंकल का कहना था, उनके अंकल से इसने पूरा एक्सपीरियंस लिया, और उनका कहना था कि ये जो टिंकरर्स हैं, यानी कि ये जो मरम्मत करने वाले हैं, ये स्पेशलिस्ट नहीं होते हैं। अगर स्पेशलिस्ट होते तो अपनी कंपनी खोल लेते, फिर रिपेयरिंग थोड़ी करते। सो दे आर जैक्स ऑफ ऑल द ट्रेडर्स एंड मास्टर्स ऑफ नन। ये मतलब ठगने के लिए बैठे हैं, ये किसी भी चीज़ में मास्टर नहीं है। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस दे रिमेन अनसक्सेसफुल इन देयर बिजनेस। और इसका रिजल्ट क्या होता है कि उनके बिजनेस में इनको इतना सक्सेस नहीं मिलती है।
अकॉर्डिंग टू अंकल विलियम दिस थिंग अप्लाइज टू द पीपल इन अदर ट्रेड ऑल्सो। और उनके जो अंकल विलियम है उनके अकॉर्डिंग ये जो थिंग है ये सभी बिजनेसमैन्स पर अप्लाई होती है जो कि रिपेयरिंग का वर्क करते हैं, रिपेयरिंग का ट्रेड करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमें कहता है एक्सप्लेन दीज लाइंस। ये 3 लाइंस हैं हमें क्वेश्चंस में दी गई हैं, इनकी एक्सप्लेनेशन बतानी है कि किस वजह से ये लाइन आई हैं। तो पहली लाइन है आई सीम्ड टू डिटेक्ट इन माई सेल्फ अ सॉर्ट ऑफ स्निकिंग फेलो फेलिंग फॉर द ममी इन द म्यूजियम एंड अ डिज़ायर टू स्वैप न्यूज़ विद हिम। इसमें ऑथर सेकंड वॉच मेकर के पास होता है जब, तब की ये बात है, उसे ऐसा फील होने लग जाता है कि इसकी घड़ी इतनी स्लो चलने लग गई है कि मानो ये एक म्यूज़ियम में मम्मी के पास बैठा है और उससे न्यूज़ शेयर कर रहा है। तो आइए देखते हैं। आफ्टर बीइंग ऑयल्ड एंड क्लीन्ड एंड रेगुलेटेड फॉर द सेकेंड टाइम द वॉच केम होम टू द ऑथर आफ्टर अ वीक। अब उसे ऑयल दिया गया, उसे साफ़ किया गया, उसे रेगुलेट किया गया दूसरी बार के लिए, क्योंकि पहली बार वाले ने तेज़ कर दिया था, दूसरी बार वाले ने क्या किया, स्लो किया इसे। एक हफ्ते बाद ऑथर के पास घड़ी आई। However, the watch was slowed down to such a degree that the author missed all his appointments, his dinner. The watch became so slow that the author compared himself with the mummy in the museum. अब भाई साहब ये क्या होता है कि उसकी वॉच इतनी स्लो हो जाती है कि वो अपनी सारी अपॉइंटमेंट्स मिस करने लग जाता है, डिनर जो है उसका टाइम शफल हो जाता है, वो इतना स्लो चलने लग जाती है वॉच कि ऑथर अपने आप को म्यूजियम की मम्मी से कंपेयर करने लगता है। ही मीन टू से इट अपियर टू हिम दैट द वॉच हैड टेकन हिम थाउजेंड्स ऑफ ईयर बैक। अब उसे ऐसा लगने लग जाता है कि ये वॉच इतनी पीछे जा चुकी है कि मैं हज़ारों साल पीछे जा चुका हूँ, ऐसा ये लाइन हमें इंडिकेट करती है। आगे सेकंड लाइन देखते हैं। विद इन अ वीक इट सिकंड टू अ रेजिंग फीवर एंड इट्स पल्स वेंट अप टू 150 इन द शेड। इसमें क्या है, जब वो पहली बार के लिए जाता है अपनी घड़ी को सही कराने के लिए, तब वो तेज़ कर देता है उसकी घड़ी को, और इतनी तेज़ कर देता है कि वो 13 दिन आगे निकल जाती है। तो उसी पे ऑथर ये कहता है कि इसे ऐसा बुखार चढ़ गया मानो इसकी पल्स जो है 150 की स्पीड से चल रही हो, इतनी तेज़ इसको बुखार चढ़ गया हो। सो व्हेन द ऑथर लेट हिज वॉच रन डाउन आफ्टर 18 मंथ्स ही टुक इट टू द चीफ ज्वेलर्स टू सेट इट बाय द एग्जैक्ट टाइम। अब इसकी जो घड़ी है वो ख़राब हो गई थी, 18 महीने बाद ख़राब हुई, तो वो चीफ ज्वेलर के पास लेकर गया इसे कि इसका टाइम भाई सेट करो, इसको सही करो। डेस्पाइट बीइंग स्टॉप्ड बाय द ऑथर द हेड बॉय पुश द रेगुलेटर। अब जब वो हेड बॉय था वो इससे थोड़ा ठोकने लगा था, तब ऑथर ने मना किया कि भाई ऐसे मत कर, लेकिन उसने कर दिया रोकने के बावजूद भी। सो दिस गेव द वॉच प्रोबेबली अ किक एंड द वॉच शॉट अहेड ऑफ इट्स टाइम। अब इस वजह से उसको थोड़ा झटका लगा वॉच को और वो टाइम से आगे ही निकल गई। इट गेन फास्टर एंड फास्टर डे बाय डे, और वो दिन भर दिन तेज होती गई। इट मूव्ड 13 डेज अहेड ऑफ द एक्चुअल डेट। अब वो घड़ी जो है एक्चुअल डेट से 13 दिन आगे निकल चुकी थी। एंड व्हेन द ईयर टच्ड अक्टूबर द वॉच वॉज एंजॉइंग द स्नो फॉल ऑफ नवंबर ऑलरेडी। और जब अक्टूबर के मंथ को टच कर रही थी, जब पत्ते उगने थे, तब के टाइम ये स्नोफॉल यानी कि नवंबर का मंथ दिखा रही थी, ऐसा हमें चैप्टर में बताया गया है। अब सी पार्ट में जो लाइन दी है वो क्या कहती है हमें, दैट शी मेक्स टू मच स्टीम यू वांट टू हैंग द मंकी रेंच ऑन द सेफ्टी वॉल। अब ये जब लास्ट घड़ी साज के पास जाता है तब ये लाइन बोली जाती है। तो इसका क्या अभिप्राय है, द सेवंथ टाइम द ऑथर टुक द वॉच टू अ वॉच मेकर अ स्टीम बोट इंजीनियर ऑफ ऑल अदर डेज एंड नॉट अ गुड इंजीनियर। अब 7वीं बार के लिए जब वो एक घड़ी साज के पास अपनी घड़ी लेकर जाता है, वो एक स्टीम बोट इंजीनियर था, ना कि घड़ी साज प्रोफेशनिस्ट था, एक अच्छा इंजीनियर नहीं था, पुराने टाइम का इंजीनियर था। लाइक ऑल वॉच मेकर्स ही डायग्नाइज्ड एंड गेव हिज वर्डिक्ट। अब बाकी घड़ी साज की तरह इसने भी अपना वर्डिक्ट दिया, अपना ओपिनियन दिया, इसे चेक किया। द ऑथर ऑब्जर्व्ड कीनली एंड जज्ड हिम एट हिज वेरी वर्डिक्ट व्हेन ही सेड शी मेक्स टू मच स्टीम यू वॉन्ट टू हैंग द मंकी रेंच ऑन द सेफ्टी वॉल्व। सेफ्टी वॉल्व कुकर में भी लगा होता है, कुकर की जो सीटी होती है उसके ऊपर होता है, जिससे कि सेफ्टी वॉल्व से क्या होता है, एयर जो है वो प्रॉपरली थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे बाहर निकल सके, इतना स्पेस होता है सेफ्टी वॉल्व में। सो वो कहता है, जैसे ही ऑथर ऑब्जर्व करता है उसकी जजमेंट को और उसके वर्डिक्ट को, और उसका वर्डिक्ट क्या होता है, दैट शी मेक्स टू मच स्टीम यू वांट टू हैंग द मंकी रेंच ऑन द सेफ्टी वॉल, कि ये जो है काफ़ी
तंग कर रही है, काफ़ी ज़्यादा हीट हो रही है, आपको जो है यू वांट टू हैंग द मंकी रेंच, आपको जो पाना होता है वो लगाना पड़ेगा इसके सेफ्टी वॉल पर थोड़ा सा। द ऑथर थॉट दैट परहैप्स ही माइट बी एबल टू रिपेयर द वॉच। अब ऑथर को लगा कि ये भी नहीं कर पाएगा, मेरे को तो लगा था कर देगा। हाउएवर ही ऑल्सो प्रूव्ड जस्ट एज नो वाइज एज द अदर वॉच मेकर्स वर। लेकिन वो भी बाकी वॉच मेकर्स की तरह ही अनाड़ी निकला, ऐसा ऑथर को फील हुआ। सो ये क्वेश्चन इतना ही था। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एप्रिसिएशन क्वेश्चंस हैं। हाउ इज़ ह्यूमर एम्प्लॉयड टू कमेंट ऑन द पेन्स दैट द ऑथर टुक टू गेट हिज वॉच सेट राइट। अब ऑथर को अपनी घड़ी सही कराने के लिए क्या क्या पेन झेलने पड़े, उसमें हास्यास्पद बातें कौन कौन सी हैं, फ़नी बातें कौन कौन सी हैं। सो इट इज़ फनी हाउ द ऑथर एंड हिज डियर वॉच हैड टू गो थ्रू ऑल द पेन दैट वॉज डिलीवर्ड बाय 7 वॉच मेकर्स। अब जो सातों के सातों घड़ी साजों ने उसके साथ मजाक किया है ना, वो काफ़ी पेनफुल रहा ऑथर के लिए और उसकी घड़ी के लिए भी। हाउएवर इट वॉज जस्ट अ माइनर प्रॉब्लम। अब थी तो छोटी सी प्रॉब्लम, उसकी घड़ी गिरी थी, पार्ट्स अलग हुए, उसको जोड़ना था। द 7 episodes with the watchmakers are humorous as well as the watchmakers tried their hand on the watch, toying it all up and operating and exploring and disassembling and then assembling every inch of it. अब जो सातों के सातों घड़ी साज हैं वो इसके साथ मज़े कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं घड़ी के साथ, उसके साथ खेल रहे हैं, एक तरह से उसका ऑपरेशन करने लग जाते हैं डॉक्टर की तरह। कभी उसको खोल दिया यानी कि डिसेंबल कर दिया, फिर उसको असेंबल कर दिया यानी कि वापस से जोड़ दिया। एंड इट ऑल गेव शेयर पेन टू द ऑथर टू होम द वॉच वॉज सो डियर। अब ऑथर के लिए घड़ी बहुत प्रिय थी। $200 लगाए हैं भाई, अपने आप ये जान से प्यारी होगी घड़ी, लेकिन उसके ऊपर भी $2,500 और लगा दिए, तो और ज़्यादा दुख हो रहा था कि हर एक घड़ी साज कभी इसको खोल रहा है, कभी सेफ्टी वॉल्व का कह रहा है, कभी किंग बोल्ट का कह रहा है, कोई कह रहा है स्टीम बहुत हो गई है इसमें। तो उस वजह से काफ़ी इसमें फ़नी एपिसोड्स क्रिएट हो गए थे। सो द डिफरेंट वॉच मेकर्स रिपेयर द वॉच इन देयर ओन वेज। अब सभी अपने अपने तरीके से वॉच को रिपेयर करने में लगे। हाउएवर नो वन वॉज एबल टू रिपेयर इट। लेकिन अंत में हुआ क्या, कोई भी इसे रिपेयर नहीं कर पाया। हाउ स्ट्रेंज इट इज़ दैट नन ऑफ द 7 वॉच मेकर्स कुड मेंड द वॉच वाइल दे ऑल एक्सपेरिमेंटेड एंड डिड ऑल सॉर्ट्स ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑन इट। अब मज़े की बात ये है, अनोखी बात क्या है कि साथ के साथ घड़ी साज थे ना, वो इसको सही नहीं कर पाए। सातों ने अपने अपने ओपिनियन दिए, अपने अपने एक्सपेरिमेंट करके देख लिए, अपनी अपनी रिसर्च उसमें लगा दी, लेकिन उसे ठीक नहीं कर पाए थे। इसी वजह से ये काफ़ी फ़नी भी हो गई थी बीच में चीज़ें। सेकेंड क्वेश्चन है द ऑथर्स ट्रीटमेंट टू द सब्जेक्ट मेक्स द रीडर्स आइडेंटिफाई दैमसेल्व्स विद द एक्सपीरियंस, कमेंट ऑन द स्टेटमेंट। कि लेखक का जो विषय वस्तु थी, सब्जेक्ट मैटर था, उसमें अपना प्रयोग किया, उसने अपनी जो स्टेटमेंट्स थी वो साझा की, यानी कि लोगों के साथ अपनी जो दिक्कतें आई उसे साझा किया है, उस पर हमें बताना है। सो सैमुअल एल क्लेमेंस, मार्क ट्वेन, इनका पेन नेम है मार्क ट्वेन, रियल नेम है सैमुअल एल क्लेमेंस, हैड लेस देन 10 years ऑफ स्कूलिंग। अब 10 साल से भी कम समय था इनकी स्कूलिंग का। He worked as a printer's apprentice, a steamboat pilot, a prospector and a journalist. ये सभी काम इन्होंने करके देखे हुए थे। All this gave him varied experience and a wide knowledge of humanity. अब इस वर्क से, सभी प्रकार के वर्क से इन्होंने काफ़ी एक्सपीरियंस लिया, काफ़ी नॉलेज मिली इन्हें। In all his works, he bring in elements from his own experience. अब सभी कामों में ये अपना एक्सपीरियंस लगाते थे खुद का। All his stories gave a combination of realistic and मेक बिलीव वर्ड। और जो भी एक्सपेरिमेंट इन्होंने किए थे अपनी लाइफ्स में, वो सारे अपने वर्क्स में इन्होंने झोंके, यानी कि उसी से स्टोरीज को क्रिएट किया ताकि ये रियलिस्टिक लगे। नाउ व्हाट ही प्रेजेंट्स आर द सिचुएशंस दैट एन ऑर्डिनरी ह्यूमन माइट फेस इन हर और हिज डेली लाइफ, thus making them all appear very realistic and hence the readers easily connect to the story and identify themselves with the experiences. अब इसमें सिचुएशंस ऐसी ऐसी कुछ बताई गई हैं जो कि हर एक की डेली लाइफ से रिलेट करती हैं ताकि वो रियलिस्टिक लगे। ऐसी सिचुएशंस इन्होंने ऑथर ने क्रिएट की हैं। एक बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक चूज़ किया इन्होंने घड़ी को लेकर कि घड़ी ख़राब हो गई। हर एक कोई घड़ी पहनता है, उसकी घड़ी ख़राब भी होती है, तो डेली लाइफ से कनेक्ट कर पाए, रियलिस्टिक लगे, इस वजह से ऐसा टॉपिक ये चूज़ करते थे। फॉर इंस्टेंस इन द स्टोरी द ऑथर फेस्ड अ प्रॉब्लम दैट इज़ सो ऑर्डिनरी।
अब एक अमूमन सी आम सी प्रॉब्लम आई थी घड़ी ख़राब होने की। एनी ऑफ अस माइट हैव अ वॉच दैट माल फंक्शंस एंड हैज़ अ सिंपल एरर। हम सभी के पास कोई ना कोई घड़ी होती है और कभी ना कभी उसमें दिक्कत आई ही होगी। हाउएवर द प्रॉब्लम रादर देन बीइंग मैंडेड एग्रेवेट्स एवरी टाइम वी टेक इट टू बी डॉक्टर्ड। अब हालांकि इस प्रॉब्लम को सुलझाने की बजाय और ही कॉम्प्लिकेटेड किया जाता था। 7 डॉक्टर्स के पास यानी कि 7 घड़ीसाजों के पास ले गए इसे, लेकिन फिर भी ये डॉक्टर्ड नहीं हुई, यानी कि इसका इलाज नहीं हो पाया। दिस इज़ अ टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ हाउ एन ऑर्डिनरी ह्यूमन फेसेस प्रॉब्लम विद नॉट जस्ट गैजेट्स, इट माइट बी मेडिकल कंडीशन और एज सिंपल एज एन आर्ग्यूमेंट विद अ नॉन फेज। अभी एक सामान्य सा एग्जांपल है इसी चीज़ का कि हाँ हमारे में ऑर्डिनरी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। ऑर्डिनरी ह्यूमन आम आदमी जो है वो इस तरह की प्रॉब्लम्स छोटी मोटी सहन करता ही रहता है, चाहे वो मेडिकल कंडीशन से रिलेटेड हो या डेली लाइफ में कोई भी और प्रॉब्लम हो। तो उसी पर कमेंट था ये। थर्ड क्वेश्चन है आइडेंटिफाई सम ऑफ द इम्प्रोबेबल इमेजेस द ऑथर हैज़ यूज्ड टू इफेक्ट ग्रेटर ह्यूमर। अब इसमें ह्यूमर कैसे क्रिएट किया गया वो इंसिडेंट्स हमें बताने हैं। सो देयर आर इंस्टेंसेस व्हेन द ऑथर गोज ऑन एग्जेजरेटिंग द एक्चुअल सिचुएशन टू ऐड ह्यूमर टू द स्टोरी। अब काफ़ी जगह ऐसी चीज़ें आई हैं जहाँ पर मतलब एक्चुअल सिचुएशन की बजाय उसमें एग्जेजरेट किया गया, यानी कि बढ़ा चढ़ा कर बात की गई है ताकि उसमें ह्यूमरस लगे, काफ़ी फ़नी सा लगे। जैसे कि व्हेन द वॉच इज़ रिपेयर्ड फॉर द सेकेंड टाइम इट्स स्लोड डाउन। जब सेकेंड टाइम इसका रिपेयरेशन हुआ तब ये स्लो कर दी गई। द डिस्क्रिप्शन इज़ अ हाइपरबोल। अब ये हाइपरबोल एक टर्म है, एक लिटरेरी टर्म है। आपको लिटरेरी टर्म्स की जो प्लेलिस्ट है उसमें हाइपरबोल का भी मिल जाएगा सारा कुछ। सो ये एक हाइपरबोल का एग्जांपल है। नो मैटर हाउ स्लो अ वॉच इज़ इट विल शो द टाइम अकॉर्डिंग टू द 12 आवर्स। अब कोई घड़ी कितनी ख़राब हो जाए लेकिन वो एक टाइम में 12 आवर्स का ही ट्रैवल दिखाती है ना। इट कैन नॉट लिटरली ट्रैवल इन द पास्ट, लेकिन ये इतनी भी पीछे नहीं हो जाती कि मतलब सीधा ही पास्ट में चले जाएं आप। हाउएवर द वे द ऑथर डिस्क्राइब इट्स वॉच एंजॉइंग स्नोफॉल बिफोर द सीजन अराइव्स इज़ ह्यूमरस। और एक फैक्ट तब आता है जब वो 13 दिन उसकी घड़ी पहली बार के लिए आगे हो जाती है, तब अक्टूबर मंथ की बजाय वो नवंबर के स्नोफॉल को दिखा रहा है। ऑल्सो द साइटेशन ऑफ द ममी इज़ फ़नी। अब वो जो ममी का रिप्रेजेंट करता है वो भी फ़नी है, प्लस इट डिस्क्राइब्स द मेंटल स्टेट ऑफ द पुअर ऑथर। और साथ ही साथ इस वजह से ऑथर की क्या हालत हुई है बेचारे की। $200 की घड़ी के लिए $2000 ऊपर लगा दिए, $2500 ऊपर लगा दिए। ये भी ह्यूमरस है, ये भी हाइपरबोल का एग्जांपल हो जाता है। तो यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट थिंग्स थी इसमें। इसके क्वेश्चन आंसर्स हो चुके हैं। आगे आने वाली वीडियोस में इसके पैसेजेस और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।